जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि कल से अर्थात 20 जून से बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए एक पूरा कंप्लीट कोर्स का बैच स्टार्ट किया गया है और आज आपका क्लास 2 चलेगा। अगर आपने क्लास 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके देखिए, क्योंकि उस क्लास में आपको क्लियर बताया गया है कि इस बैच के माध्यम से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहेंगे। उस क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कल की क्लास की तरह आज भी सबसे पहले करंट अफेयर्स के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और हिंदी के जो 10 प्रश्न है उसको लास्ट में रखा गया है। तो आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो देखिए, एक का राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, कांस्य पदक जीता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन पूछे कहाँ हुआ था, तो इसका आयोजन हुआ था फिलीपींस के मनीला में। कब हुआ था? 26 अप्रैल से 1 मई तक। डेट को भी ध्यान में रखना है, 26 अप्रैल से 1 मई तक आयोजन हुआ था एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का। कहाँ पर? तो फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं। यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। और आपको करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे सारे सिलेक्टेड होंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं विजय सापला। फिर से बोल रहे हैं, इसको याद कर लीजिए, विजय सापला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के किस सुरंग को आईबीसी में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार मिला है। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है ताकि आप सभी का जितना भी डाउट हो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटल सुरंग। याद रखना है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ये बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 3 मई को मनाया गया। वर्ष 1998 ईस्वी से, ध्यान रखना है, वर्ष 1998 ईस्वी से इस दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी, विश्व अस्थमा दिवस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कब? 3 मई को। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो शुरुआत है 1993 ईस्वी में, डेट को याद रखना है, 1993 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 3 मई को प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना है। चलिए आंसर करेंगे। करंट अफेयर्स के लास्ट प्रश्न है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर कौन बना है। इसका सही जवाब है आगरा बना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली पहाड़ियाँ या डी गंगा के मैदान। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, जैसे कि ये भारत का नीचे का मैप है, नीचे साइड का है, तो इधर वाले हिस्से को बोलते हैं पश्चिमी घाट और इधर के हिस्से को बोलते हैं पूर्वी घाट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो पश्चिमी घाट ये जो है ये तप्त स्थल में शामिल है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन बी में है पूर्वी घाट। अगर यहाँ पे पूर्वी हिमालय रहता तो ये भी राइट आंसर हो जाता। ध्यान दीजिए, पूर्वी घाट नहीं होगा, अगर पूर्वी हिमालय रहता तो ये भी तप्त स्थल में शामिल है। तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा पश्चिमी घाट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया। चलिए आंसर करेंगे। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया। सोच समझ कर आंसर करना है।
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ से। सारनाथ से आरंभ किया, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। जन्म पूछे गौतम बुद्ध का तो लुम्बिनी हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति पूछे तो बोध गया हो जाएगा। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था तो श्रावस्ती में दिया था। सभी फैक्ट्स को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्मिलित परियोजना कौन सी है? यह प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए तो देखिए 9 का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। गंडक परियोजना जो है ये बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सम्मिलित परियोजना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए देखिए ये जो मेसोपोटामिया है ये मूल रूप से 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेसो से और किससे? मेसो प्लस पोटामिया, ठीक है। मेसो प्लस पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ होता है मध्य और पोटामिया का अर्थ होता है नदी, अर्थात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है, ध्यान रखना है। और मेसोपोटामिया कहाँ है तो ये इराक में स्थित है। इसका सही जवाब ए के साथ चला जाएगा, ध्यान रखना है। नजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? और फ्रेंड्स अगर आपको वाकई में लगता है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाकर पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों से जितना हो सके सेशन को पूरा शेयर करेंगे ताकि मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा महरौली में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, याद रखना है, इसी इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के 2nd एंड 3rd मंजिल का निर्माण करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को शुरू करवाया था, लेकिन 2nd और 3rd मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए ये झील के नाम है और इधर राज्य दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं लोनार जो कि महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। देखिए ऑप्शन ए में ही सही है। नक्की गुजरात में नहीं है, नक्की राजस्थान में है, ठीक है। कोलेरू उड़ीसा में नहीं है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुला दर्रा निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। नाथुला दर्रा निम्न में से किस श्रेणी में स्थित है? आपको राज्य तो पता ही होगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में है। तो नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन यह पूछा जा रहा है किस श्रेणी में स्थित है। तो देखिए सिक्किम जो है तो ये विंध्य तो होगा ही नहीं, ठीक है। काराकोरम भी होगा ही नहीं, पश्चिमी घाट तो होगा ही नहीं। इसका राइट आंसर बचा डी के साथ चला जाएगा, हिमालय होगा। सिक्किम याद रखना है, सिक्किम राज्य में है और किस श्रेणी में? हिमालय में है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी K2 है। इसकी ऊंचाई पूछे तो 8611 मीटर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल का इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? चलिए आंसर करेंगे। केरल का इडुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पेरियार नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेरियार नदी जो है ये केरल की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने भारत में नौरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? चलिए आंसर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। निम्न में से किसने भारत में नौरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन ने शुरुआत की थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। आपको उस समिति का नाम बताना है जिस समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य है। और इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 51 क में रखा गया है, ध्यान रखना है। किस देश से लिया गया है? तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए में आपको मिल रहा है कोठारी समिति, याद रखना है। ये जो है शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। और आप सभी जानते हैं बलवंत राय मेहता समिति जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं सभी को नोट कर लीजिए,
इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोनों को ध्यान में रखना है। तो प्रश्न पूछा जा रहा है राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में 245 है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गई खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? चलिए आंसर करेंगे। यानी कि पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आप सभी जानते हैं, बहुत इजी प्रश्न है, कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? चलिए आंसर करेंगे। किस विदेशी यात्री ने भारत का जो दौरा है सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मेगास्थनीज ने सबसे पहले किया था, और ये यूनान का यात्री था। ये भी ध्यान में रखना है। मेगास्थनीज जो है ये यूनान से आया था, और ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। और इंडिका नाम की एक पुस्तक है, याद रखना है। इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखा? तो मेगास्थनीज ने ही लिखा है, ध्यान रखना है। बात करते हैं हुएनसांग। हुएनसांग जो है ये चीन का यात्री था, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फायान की बात करें तो ये भी चीनी यात्री था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। बात करते इब्न बतूता, तो ये मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सभी पॉइंट्स को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किसके द्वारा किया गया था? ओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किया गया था, ध्यान रखना है। और देखिए ऑप्शन सी में जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो ध्यान रखना है इसी के शासनकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। डेट को याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना है, इसके शासनकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? चलिए आंसर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो देखिए ये बहुत ही इजी प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तरल स्वर्ण किसका लोक प्रचलित नाम है? चलिए आंसर करेंगे। तरल स्वर्ण जो है ये किसका लोक प्रचलित नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम का ये लोक प्रचलित नाम है तरल स्वर्ण का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? चलिए आंसर करेंगे। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक है, ध्यान रखना। अगर भारत में पूछे तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। वर्गीज कुरियन को याद रखना है, ये श्वेत क्रांति के जनक है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। सभी फैक्ट को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जल पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र सिंह। ठीक है, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में है चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए इसमें जो चारों ऑप्शन है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। ये पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान दिया है इन्होंने, और इन्हें 2018 में इंदिरा गांधी से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मेघा पाटेकर को याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से यह संबंधित है। और सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? चलिए आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। जैसे ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, इसको 20 से काटेंगे तो देखिए नीचे के साइड हो गया दक्षिणी गोलार्ध और ऊपर हो गया उत्तरी गोलार्ध। तो हमारा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। लेकिन यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 22 दिसंबर को। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में पूछे तो 21 जून हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे।
चलिए आपका टाइम खत्म हो चुका है और इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है। जलप्रपात का नाम क्या है? तो एंजिल जलप्रपात। ठीक है, लिख लीजिए, एंजिल जलप्रपात नाम है, ये वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बंदरगाह ईरान में अवस्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले 2010 से लेकर 2021 तक में बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जितने भी हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिंदी के और साइंस के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी को अलग अलग वीडियो में टॉपिक वाइज कवर किया गया है और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी वीडियो को जरूर देख लीजिए। तो ईरान में कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चाबहार बंदरगाह। याद रखना है, ये बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? चलिए आंसर करेंगे। इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप लोग लिख लीजिए, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन उसमें उड़ीसा नहीं आता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर करेंगे। कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ये केरल से संबंधित है। ध्यान रखना है, केरल से संबंधित है कथकली नृत्य। मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा और ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश, इससे कुचिपुड़ी हो जाएगा। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप सही से कवर कर लीजिएगा। तो कौन प्रसिद्ध सरोद वादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा अमजद अली खां। याद रखना है, 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये सरोद वादक है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां को याद रखना है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये शहनाई वादक है और इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है और ये बिहार से संबंधित है। ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन ये तबला वादक है और शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी अविमीय राशि है? यानी कि जिसका कोई मात्रक नहीं हो उसको अविमीय बोला जाता है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी अविमीय राशि है। तो इसका सही जवाब देगा विकृति। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यह अविमीय राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? चलिए आंसर करेंगे। देखिए, वायु में ध्वनि का वेग जो है ताप बढ़ने से बढ़ता है और ताप के घटने से घटता है। तो देखिए, यहाँ ऑप्शन में सभी में ताप मिल रहा है, तो ताप के बढ़ने से बढ़ता है, ये बिल्कुल गलत है। ताप के घटने से बढ़ता है, ये भी गलत है। तापमान पर आश्रित नहीं रहता है, ये गलत है। लेकिन ऑप्शन डी में तापमान के घटने से घटता है और तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ल्यूमेन एकक है? चलिए आंसर करेंगे। ल्यूमेन किसका एकक है? तो देखिए, ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब देगा। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? चलिए आंसर करेंगे। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण एंटी पार्टिकल है? और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है, डेली रात 8 बजे इस क्लास को अटेंड करना है। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ध्यान रखना है, पॉजिट्रॉन को ध्यान रखना है, ये एक धन आवेशित कण है और इसकी खोज की बात करें तो एंडरसन ने किया था। किसने? यहाँ पे लिख देते हैं, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन चैडविक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन हो जाएगा। सभी पॉइंट्स को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? चलिए, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर या रेशम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा नायलॉन था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर करेंगे। और यहाँ से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं, तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको कवर कर लीजिएगा। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी में है कवक, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी में पारिस्थितिकी, तो इकोलॉजी में पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है। कोशिका को याद रखना है, साइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक होता है ईसीजी और एक होता है ईईजी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बात करते हैं ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हृदय हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें ईईजी का प्रयोग तो मस्तिष्क से संबंधित है ईईजी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? चलिए आंसर करेंगे। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पारद से। शीर्ष प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पारद से, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट कराए जा रहे हैं, वही प्रश्न कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो 1 मई किस रूप में मनाया जाता है? इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है? चलिए आंसर करेंगे। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन होता है? तो चैत्र होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम पूछे तो अंतिम मास फाल्गुन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? चलिए आंसर करेंगे। निम्न में से कौन विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्डन पांडा पुरस्कार। ये विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? चलिए आंसर करेंगे। इस तरह के भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है और इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? चलिए आंसर करेंगे कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी जो बच्चे डी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, नोम पेन है, याद रखना है। बाकू तो याद रखना ये अजरबैजान की राजधानी है। मस्कट ओमान देश की राजधानी है। दोहा जो है ये कतर देश की राजधानी है। नेक्स्ट है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए आंसर करेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संचालन समिति के थे और ऑप्शन डी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये प्रारूप कमेटी यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में टोटल 7 मेंबर थे जिसमें एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? चलिए आंसर करेंगे। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? इसका सही जवाब है डायोप्टर है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शक्ति बराबर पूछ लिया जाता है यानी कि P बराबर होता है 1/F, फार्मूला को याद रखना है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोणीय वेग का सही इकाई है? चलिए आंसर करेंगे। कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित किया जाता है, ओमेगा W की तरह लिखा जाता है इस तरह से। तो ओमेगा बराबर यानी कि कोणीय वेग बराबर होता है थीटा अपॉन टी होता है, ठीक है। थीटा को बोलते हैं कोण, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कोण बटे समय हो जाएगा। तो देखिए डायमेंशन कैसे निकाला जाता है यानी कि इसका इकाई कैसे निकालेंगे, तो कोण बटे समय हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोण का क्या हो गया? रेडियन बोलते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं, तो इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे देखिए यहाँ पे क्या डायमेंशन पूछा गया है, कोणीय वेग की विमा क्या होती है, तो उसी तरह से इसको भी निकालेंगे। चलिए आंसर करेंगे फिर बताते हैं कैसे निकालना है। तो देखिए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, तो कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा थीटा अपॉन टी। अभी हमने लिखा था थीटा को कोण बोलते हैं और टी को समय बोलते हैं। तो कोण का कोई डायमेंशन नहीं होता है यानी कि डायमेंशन लेस होता है और समय का डायमेंशन होता है टी होता है, ठीक है। अगर हम टी को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा?
टी पर पावर -1 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन सिर्फ हो जाएगा टी पर पावर -1। तो देखिए अब किस ऑप्शन में टी पर पावर -1 मिल रहा है, तो देखिए डायमेंशन जो है एम में लिखा जाता है और एल में लिखा जाता है। तो देखिए एम एल टी पर पावर -1 सी में मिल रहा है। देखिए एम पर पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि एम पर पावर 0 1 हो जाएगा, एल पर पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई पर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राइट आंसर क्या आएगा, टी पर पावर -1 ही आएगा। आप सभी जानते हैं कि किसी भी संख्या पर पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है त्वरण की इकाई क्या है। चलिए आंसर करेंगे, त्वरण की इकाई क्या है। तो देखिए त्वरण की इकाई बहुत ईजी है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। चलिए आंसर करेंगे। देखिए बात करते हैं एक पार्सेक में, तो एक पार्सेक में 3.08 गुने 10 पर पावर 16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर होता है। ठीक है, आपको 10 पर पावर कहीं पे 16 मीटर भी मिल सकता है डायरेक्ट, तो ये भी सही हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष में। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एक पार्सेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 3.26। याद रखना है 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डायरेक्ट याद रख लीजिए। इस तरह के भी एक प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है ताप का एसआई मात्रक क्या है। चलिए आंसर करेंगे, ताप का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए ताप का एसआई मात्रक पूछा रहा है, तो राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ध्यान रखना है ताप का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो सीजीएस में होता है सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस सीजीएस में होता है, सेंटीग्रेड भी ताप का ही मात्रक है, लेकिन एसआई में पूछा रहा है, राइट आंसर केल्विन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है। चलिए आंसर करेंगे, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है, तो इसका सही जवाब देगा डेसिबल में मापी जाती है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। चलिए आंसर करेंगे, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। इसका सही जवाब जो ही बच्चे लाइव चैट में बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि का पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और ये जो पिच वर्ड लिखा गया है ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी होता है तारत्व। ठीक है, इस तरह से होता है तारत्व। तो ध्वनि की पिच का निर्धारण होता है आवृत्ति से, तो इसका राइट आंसर सी के साथ रह जाएगा। एक पूछा है तीव्रता, ठीक है, एक तारत्व होता है, एक होता है तीव्रता। तीव्रता का निर्धारण होता है आयाम पर, ठीक है, किस पर, आयाम पर, लेकिन तारत्व का होता है आवृत्ति से, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए डेली सुबह 5 बजे 1 लाइनर स्टैटिक जीके का क्लास चलता है, वो क्लास जरूर कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली सुबह 5 बजे। तो निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है, इसका सही जवाब है गामा किरण की। सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। चलिए कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान भी पूछा जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल होता है। ठीक है, तो जूल यानी कि कार्य हो जाएगा, इसका ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विद्युत धारा की इकाई क्या है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आंसर करेंगे। विद्युत धारा की इकाई क्या है, आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एम्पियर है, ध्यान रखना है। ये ओम किसका है, तो प्रतिरोध का है। वोल्ट किसका है, विद्युत विभव का है। कूलम्ब किसका है, विद्युत आवेश का है। नेक्स्ट है हेनरी किसकी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे, और इसका आंसर जरूर याद रखिएगा, हेनरी जो है ये प्रेरकत्व का इकाई है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है। चलिए आंसर करेंगे। अभी हमने बताया विद्युत आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, कूलम्ब, ध्यान रखना है। विद्युत धारा एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है। चलिए आंसर करेंगे, रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, H2SO4। इसे अम्ल का राज यानी कि अम्लों का राजा भी बोला जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम है। ऑप्शन बी में HNO3 इसका नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल है। ऑप्शन डी में HCl इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। चलिए आंसर करेंगे, विटामिन
के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा NaOH। नाम बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना। ऑप्शन बी में ये नमक का सूत्र है, ऑप्शन डी में Na2CO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर करेंगे। डायनेमो परिवर्तित करता है, डायनेमो या जनरेटर भी मिल सकता है। तो डायनेमो परिवर्तित करता है, इसका राइट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर प्रयोग में आते हैं। चलिए ट्रांसफार्मर किस में प्रयोग होते हैं? डीसी परिपथ में, एसी परिपथ में या दोनों में? तो देखिए ट्रांसफर कभी भी डीसी परिपथ में प्रयोग नहीं आते हैं, इसका राइट आंसर बी के साथ चल गया, केवल एसी परिपथ में। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, एक्टियोमीटर बोला जाता है, ध्यान रखना है। ऑप्शन ए में है एस्ट्रोमीटर तारों की चमक को मापने के लिए, केस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? मैग्नीफाइंग मतलब आवर्धक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? चलिए तो देखिए मैग्नीफाइंग में कौन सा होता है? अभिसारी लेंस होता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभिसारी लेंस बोले तो अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ध्यान रखना है, लिख देते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को ही बोला जाता है, ध्यान रखना है। और अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को बोला जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अभिसारी, दोनों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ से आपके हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, चलिए आंसर करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए स्वर्ण ये पुल्लिंग है, दंड भी पुल्लिंग है, यवन भी पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग जो है ये जाति है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। विशेषण नहीं है आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में जो है लोभ, ये लोभ से बना है, लोभी, ठीक है। और देखिए निषिद्ध जो लिखा गया है ये निषेध से बना है, भूखा बना है भूख से, लेकिन प्राची ये किसी से नहीं बना है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, ये विशेषण नहीं है। नेक्स्ट है देशभक्ति किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? चलिए आंसर करेंगे। देशभक्ति तो तत्पुरुष है, लेकिन आपको इसमें बताना है किस तत्पुरुष का उदाहरण है, यानी कि तत्पुरुष का जो भेद होता है ये कारक के आधार पर होता है। कारक का जो चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कार्य की, अधिकरण में पर, उसी पर होता है। तो देशभक्ति का विग्रह पहले क्या होगा? देशभक्ति का विग्रह होगा देश के लिए भक्ति, ठीक है, क्या होगा? देश के लिए भक्ति। अब के लिए किस में आता है? संप्रदान में आता है, तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, संप्रदान। तत्पुरुष में संप्रदान का चिन्ह होता है को, के लिए। नेक्स्ट है मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए बताएंगे मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 69 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। अंबर जो है ये मेघ का पर्यायवाची नहीं है, ये आकाश का पर्यायवाची है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित का चयन कीजिए। चलिए आंसर करते जाएंगे, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए हिंदी के जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लुसेंट समान हिंदी से पूछे जाते हैं। तो भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा असाधारण प्रयास। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सटीक प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शीतोष्ण में कौन सा समास है? चलिए आंसर करेंगे। शीतोष्ण में कौन सा समास है? तो सबसे पहले शीतोष्ण का विग्रह क्या होगा? शीतोष्ण का विग्रह होगा शीत और उष्ण, ये दो शब्दों से मिला है, शीत और उष्ण से मिलकर बना है। और जिसमें और आता है तो वो कौन सा समास होता है? वो द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैसे रात दिन हो गया, राजा रानी हो गया, माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतसई में कौन सा समास है? चलिए आंसर करेंगे।
फटाफट से आंसर करेंगे। सतसई में कौन सा समास है? तो देखिए इसमें सतसई, इसमें संख्या का भाव आ रहा है, तो इसका राइट आंसर द्विगु हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक जो होता है शब्द वो द्विगु समास होता है, तो इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। सत का मतलब 7 होता है और सही का मतलब क्या होता है? 100 होता है, यानी कि 700 इसमें आ रहा है भाव, तो इसका राइट आंसर द्विगु हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? चलिए आंसर करेंगे। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब शब्द क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 73 का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, गरीब जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर बोले इसका भाववाचक क्या होगा, अगर आपको गरीबी मिल जाए तो ये भाववाचक हो जाएगा, लेकिन गरीब जातिवाचक है और गरीब जो है, गरीबी जो है ये भाववाचक का उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उच्चिष्ट का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? चलिए आंसर करेंगे। तो इसका जो शुद्ध सही संधि विच्छेद होगा उत जोड़ शिष्ट होगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म गलत है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित युग में कौन सा युग्म गलत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अवधी पूर्वी हिंदी ये बिल्कुल सही है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी ये भी सही है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी ये भी सही है, लेकिन भोजपुरी पूर्वी हिंदी नहीं होगा, ये गलत है। 30 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग दिल से सेशन को लाइक करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट क्लास के साथ।